Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझा था। आई होप कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एटॉमिक रेडियाई, जिसका मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू कल दे दिया था। और मैंने आपको कल क्या चीज़ समझाई थी, मैंने आपको ये कहा था कि नॉर्मली हम लोग बचपन से ये चीज़ पढ़ रहे आ रहे होते हैं, या हम लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा होता है दिमाग में कि जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता चला जाता है। और उसका रीज़न हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारे न्यूक्लियर चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता चला जाता है। ऑल्सो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती हैं, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है, साथ के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके साथ साथ ही मैंने आपको एक आइडिया दिया था। मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम 3D सीरीज की या 4D सीरीज की 5D सीरीज की बात करते हैं, तीनों सीरीज एक ही ट्रेंड शो करती हैं, तो मैंने 3D के एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि ये इर्रेगुलर फैशन शो करते हैं, ये वो नॉर्मल ट्रेंड शो नहीं करते जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टार्टिंग से लेके मिड तक साइज कम होता है, सेंटर में जब हम आते हैं तो साइज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड होता है या रिमेन कांस्टेंट होता है, और लास्ट में जब हम कॉपर जिंक की बात करते हैं तो हमें साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था 3D सीरीज के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फैक्टर्स वही काम आएंगे। कौन कौन सा? एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को पढ़ेंगे और इसी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होती है, n-1 d 1 से लेके 10 तक, और हम लिखते हैं ns 1 से 2 भी या फिर 0 से 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं यहां पर ले रही हूं 4s तो यहां पर क्या होगा 3d। n-1 का मतलब क्या है कि जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है d का क्या है, उससे एक कम है। अगर ये 4s है तो ये 3d है, अगर ये 5s है तो ये 4d है, अगर ये 6s है तो ये 5d है। इस हिसाब से इनका चलता रहता है। तो दिस इज 3D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज, दिस इज 5D सीरीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D 4s। अब अगर आप ध्यान से देखें, आगे वाला जो नंबर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है प्रिंसिपल शेल के बारे में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो d ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ है, थर्ड शेल पहले आएगी न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और फोर्थ शेल कहाँ आएगी, बाद में आएगी। तो अगर मेरा ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में यहाँ पर पहली शेल है, फिर सेकेंड शेल है, फिर थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर मेरे पास क्या क्या है, 3s है, 3p है, 3d है। तो अभी हम लोग 3d की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ शेल आएगी जिसमें n की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो इस अभी हम फिलहाल 3d और 4s में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसको एक आइडिया मिल जाए कि 3D जो है वो पहले आएगा और 4s जो है वो बाद में आएगा। पर अगर हम एनर्जी की बात करें n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखिए 3D के लिए ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू d के लिए क्या होती है 2। ठीक है, l की वैल्यू ऐसे होती है 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए, 3 होती है f के लिए। तो d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, और जो आगे वाला नंबर होता है वो हमें बताता है शेल के बारे में, ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। ठीक है, l हमें सब शेल के बारे में बताता है। तो n+l अगर हम करें तो 3 + 2 कितना आएगा 5, और अगर हम यहाँ पे 4s का निकालें तो n की वैल्यू क्या है 4
और S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो N+L अगर करें 4+0 तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4s की जो एनर्जी है वो कम होती है 3d से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भरा भी पहले 4s में जाता है और निकलता भी पहले 4s से है। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो हमें यहाँ पे क्या बात पता चल गई? हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई कि जो हमारी 3d सीरीज है उन सब में s हमारा ऑर्बिटल भरा हुआ है। नॉर्मली भाई क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल केस शो कर रहे हैं, उनको अगर आप इग्नोर मारो तो बाकी के तो ऐसे हैं जिसमें S फुल्ली फिल्ड है और धीरे धीरे D में इलेक्ट्रॉन जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हमें ये बात पता चल गई कि हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में, ठीक है, मैं बाकी के नहीं बना रही हूं, मैं बस उनको बना रही हूं जिनसे हम डील कर रहे हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें 3d है और 3d के बाहर हमारे पास क्या है 4s है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d1 4s2। तो s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और d के अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर 2 चीजें रोल प्ले करेंगी। 2 चीजें क्या रोल प्ले करेंगी? देखो, एक तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, और आउटर इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से हैं? 4s के। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि 4s के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। न्यूक्लियस का तो काम ही यही है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो क्या करता है? देखो, न्यूक्लियस को थोड़ी ना पता है कि न्यूक्लियस के साथ थोड़ी ना ऐसा है कि मैं पास वालों को भाई ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा और दूर वालों को कम अट्रैक्ट करूंगा। न्यूक्लियस सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसका इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा होता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह एक्ट करने लगते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करने लगते हैं। बट न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो उसको भी अट्रैक्ट करेगा, उसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब पहली चीज क्या है कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन को। दूसरी चीज क्या है कि हमें ये पता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसके बीच में रहेगा? इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब 3d और 4s है, ठीक है, ये हमारे आउटर है, तो हम इन्हीं से डील कर रहे हैं। बाकी वाले जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनर वाले, वो तो है ही है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गए, चले गए, वो तो है ही है। बट हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन से डील करते हैं, तो इसलिए मैं 3d और 4s के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी रहेगा, जिसको मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेगा। और वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसके बीच में रहेगा? 3d एंड 4s के बीच में। जैसे ही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा तो डी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन चलता है इन 2 इफेक्ट के बीच में कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो 3d के इलेक्ट्रॉन कितना उसको रिपेल करते हैं। एक क्या चल रहा है? अट्रैक्शन, और एक क्या चल रहा है? रिपल्शन। समझ में आया? तो अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है? डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उनके मतलब वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो क्या करे, यहाँ पे इनको रिपेल कर सके। कर रहे हैं रिपेल, ऐसा नहीं कह रही मैं कि रिपेल नहीं कर रहे, कर रहे हैं रिपेल, पर रिपल्शन के कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर Z इफेक्टिव है वो ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे गए, टाइटेनियम पर गए, तो क्या हो गया? 3d2 4s2। डी में इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूक्लियस की हमने एक और प्रोटॉन डाल के पावर बढ़ा दी। अभी भी क्या है? हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है Z इफेक्टिव है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये रिपेल कर रहे हैं, पर इतना रिपेल नहीं कर पा रहे हैं कि इसके कॉन्ट्रैक्शन को या इसके साइज छोटे होने को रोक सके। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां से जब आप यहां पर गए तो साइज क्या हो गया? छोटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3d3 4s2 पे आए। ठीक है, अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, बट अभी भी
जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो न्यूक्लियस को अपोज करके कहे कि नहीं भाई मैं साइज छोटा नहीं होने दूंगा। तो अभी भी क्या होता है 147 से जब हम 135 पे आते हैं साइज क्या हो जाता है छोटा। क्रोमियम में भी यही चीज चल रही है, ठीक है। क्रोमियम और मैग्नीज में हम थोड़ा सा मतलब कभी हम क्रोमियम तक लेते हैं, कभी हम मैग्नीज तक लेते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी तक ये चीज हमारी चल रही है। उसके बाद क्या होता है, ये चीज चल रही है। उसके बाद मैग्नीज तो फिलहाल अभी देखिए 137 है, कुछ रेगुलर ट्रेंड ये नहीं शो करते हैं, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीजों को नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आते हैं हम आयरन, कोबाल्ट और निकल की तरफ। तो अब क्या होता है जब हम आयरन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली आयरन की, ठीक है। मैग्नीज तक हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4s1 है और यहाँ पर 3d5 4s2 है। तो मैग्नीज तक ऑलमोस्ट क्या था कि हमारे जितने भी डी में इलेक्ट्रॉन्स थे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, वो सारे के सारे सिंगल सिंगल थे। स्कैंडियम में 3d1, इधर 3d2, इधर 3d3, इधर 3d5, इधर 3d5। तो यहां तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सिंगल सिंगल थे, अनपेयर्ड थे, ठीक है। जब हम बात करते हैं Fe से, तो Fe में कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d6 4s2। 3d6 का मतलब क्या है कि अब यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी पेयरिंग स्टार्ट हो गई, 3d7 में भी पेयरिंग हो गई। अब तो इसके बाद सारे क्या जाएंगे, पेयरिंग में जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो Z इफेक्टिव के बराबर पहुंच जाता है। और जब अट्रैक्शन जितना लग रहा है उतना ही अगर रिपल्शन हो रहा है, मान लीजिए साइज ये था, ठीक है, इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, इसने अट्रैक्ट करके यहां साइज पहुंचाने की कोशिश की। न्यूक्लियर चार्ज ऐसा लग रहा था कि हम एक्सपेक्टेड साइज ये मान रहे थे कि भाई साइज यहां तक पहुंच जाएगा, बट डी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इनको रिपेल किया और रिपल्शन की वजह से वो वापस कहां हो गए, वहीं पहुंच गए। तो हमें जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या मिलता है, कांस्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये वाले जो हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही माने जाते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है ना, तब हम लोग ये चीज बोलते हैं कि मतलब साइज में मतलब डिफरेंस है। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 का डिफरेंस होता है तो हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मानते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, अब साइज जो है हमारा कांस्टेंट हो गया। फिर आते हैं हम कॉपर और जिंक पर। जब हमारे पास बहुत ज्यादा पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डोमिनेट करने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होने लग गया, डोमिनेट करने लग गया। किसको, न्यूक्लियर चार्ज से भी बढ़ गया, Z इफेक्टिव से भी ज्यादा बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो एक्सपैंड करता है और उस एक्सपेंशन की वजह से हमें साइज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं इसको कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज जो है वो रेगुलर पैटर्न या रेगुलर ऑर्डर फैशन शो नहीं, लाइक फैशन जो है वो शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है और डी के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है। बीच में जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है Z इफेक्टिव है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, वो मतलब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और लास्ट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा एनहांस कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज से कि फिर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपैंड करता है और हमें लास्ट में साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने अलोंग अ पीरियड जो है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अलोंग द ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रुप में बात करें
तो जनरली हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है अब तक कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए डाटा लिखा है। डाटा आपको याद नहीं करना है, ठीक है, रेडियाई की वैल्यू याद नहीं करनी है, बस मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो इसलिए लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखें, स्कैंडियम से यट्रियम जब हम आ रहे हैं और यट्रियम से लेंथेनम जब हम आ रहे हैं, तो साइज जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज बढ़ता है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप की। उसके बाद जब हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ग्रुप पर आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 12 तक जाते हैं, ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिए कि टाइटेनियम से जब हम जिरकोनियम में आए तो साइज बढ़ा, और जिरकोनियम से जब हम हॉफनियम पर आए तो साइज जो है वो कम हो गया। 160 से कितना हो गया, 158। यहां पर ध्यान दीजिए, 146, 146, 139, 139, 136, 137, इसको आप अप्रोक्सीमेटली सेम ही मानेंगे। ठीक है, 134, 135, 134, 136 अप्रोक्सीमेटली सेम, 137, 138, 144, 144, 154, 157। तो यहां पर हम क्या चीज नोटिस कर पाते हैं कि जो यहां पर, ठीक है, 4D से जब हम 5D में आ रहे हैं तो यहां पर जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट, सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से सुनिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे तो नॉर्मल बढ़ गया, ठीक है, बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं लेंथेनम की, ठीक है, लेंथेनम की जो बात करी है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3D से 4D आने पर साइज बढ़ रहा है। 147 से 160 बढ़ गया, 135 से 146, 129 से 139, ठीक है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर 126 से 134, फिर 125 से 134। तो यहाँ से 3D से 4D में बढ़ रहा है, बट 4D से 5D में जो है वो कांस्टेंट है। इसको भी कांस्टेंट मानेंगे, इसको भी कांस्टेंट मानेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आ जाते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स, और लेंथेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर हुआ होगा, वो एंटर हुआ होगा एफ ऑर्बिटल में। हमारे पास टोटल 4 तरीके के सबशेल्स होते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। सबसे अच्छा अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट की, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि किसकी शेप कितनी अच्छी है। जिसकी शेप जितनी अच्छी होती है वो उतना अच्छा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। आप खुद सोचो, एक दीवार है, वो दीवार जितनी स्ट्रांग होगी, क्लियर होगी, मोटी होगी, वो उतना क्या करेगा, अगर जैसे मान लो यहाँ दीवार है तो यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इधर वाली पार्टी को बचाएगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ से कोई चीज आ रही है और इस दीवार में छेद हैं या दीवार ही टूटी फूटी है, तो यहाँ से जो भी चीज आ रही है वो उसको पार करके उधर निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो एस की जो शेप है वो सबसे अच्छी होती है, फिर पी की उससे थोड़ी सी बेकार, डी की उससे भी बेकार, और एफ की सबसे बेकार। तो सबसे अच्छी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एस शो करता है। देखो कैसे, समझो इसको। एस की शेप जो होती है वो क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। न्यूक्लियस है, मान लीजिए, अज्यूम करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है। न्यूक्लियस क्या करेगा, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ पे 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 भी लग रहा है। तो एस जो है वो क्या करता है, ज्यादा पेनिट्रेट होता है, ठीक है, उसकी तरफ ज्यादा, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट होगा और एक अच्छी शील्ड बनाएगा। पी की जो शेप है वो कैसी होती है, डम्बेल, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप इसको देखो, अज्यूम करके देखो ऐसे कि अगर आप इसको 360 डिग्री में अज्यूम कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे अज्यूम करके देखो कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ, इधर, यहाँ, इधर, 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 इधर।
यहाँ ये जगह क्या है खाली, ये जगह क्या है खाली, ये जगह क्या है खाली। समझ पा रहे हो? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट कर रहा है तो एस क्या है, उसके ऊपर एक बॉल की तरह है, तो वो सारी डायरेक्शन से इक्वल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, एक अच्छी शील्ड बना रहा है। और ये जो है इसके जो ऑर्बिटल है वो कैसे है, ऐसे है, इधर की तरफ है और उधर की तरफ है, तो सिर्फ वो वहां से अट्रैक्ट होंगे और वहीं की तरफ से शील्ड बनेगा, बाकी का जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। तो अगर मान लो इसके बाहर के कुछ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पी के बाहर कुछ होगा नहीं, तो पी के बाहर जो ऑर्बिटल होगा तो ये न्यूक्लियस का इफेक्ट इसको चीरते हुए यहाँ पर लगेगा और इधर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या ये अच्छे से शील्ड कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी शील्डिंग कहाँ कहाँ काम कर रही है, यहाँ इस रीजन में काम कर रही है। समझ पा रहे हो? और अगर मैं बोलूं कि यहां पे कोई बाहर इलेक्ट्रॉन है तो क्या न्यूक्लियस का इफेक्ट जो यहां पर लग रहा है वो यहां पर लगेगा, तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी एक शील्ड बनी हुई है, तो ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है ये शील्ड को पार करते हुए यहां पर लग रहा है, तो कुछ इफेक्ट जो है वो यहां पर रुक चुका है और बचा कुचा वहां पर बाहर लग रहा है। समझ रहे हो? जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कुछ बचा हुआ लग रहा है, ठीक है, इधर थोड़ा इसने रोक लिया, बाकी बचा हुआ यहाँ पर लग रहा है। अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो सीधा यहाँ पर लग रहा है इफेक्ट। तो कंपैरिजन कर रहे हैं एस में और पी में, तो किसने अच्छे से शील्ड बनाने का काम किया, एस ने। पी थोड़ा लेस इफेक्ट शो करता है एस के कंपैरेटिवली। डी उससे भी डिस्टॉर्टेड शेप होती है, डिफ्यूज्ड शेप होती है, डिस्टॉर्टेड नहीं डिफ्यूज्ड शेप होती है। पी एफ की और भी होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट शो करता है एस, फिर करता है पी, फिर करता है डी, फिर करता है एफ। तो जो हमारे पास एफ डी सीरीज होती है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो 5D में हमारे पास क्या हो जाते हैं, n-2 एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ns2। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 6s है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा। अब 4f जो है वो क्या शो करता है, dB और fB, ठीक है, वो क्या शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इतना नहीं लगना चाहिए क्योंकि एफ वाले को बचा लेना चाहिए, बट एफ की तो शेप ही खराब है, वो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे घटिया शो करता है। अगर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे बेकार शो कर रहा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, और अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बढ़ने की बजाय हमें कैसा दिखाई देता है, कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, लेंथेनॉइड्स यहाँ पर आ जाते हैं। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि अपनी खराब शेप की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा। तो अब हो क्या रहा है कि हम बढ़ना चाहिए था पर छोटा हो रहा है, तो वो इतना छोटा होता है कि वो ऊपर वाले के बराबर पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो 146 यहाँ थोड़ा सा कम, 2 कम हो गया, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ 1 ज्यादा है, यहाँ पे भी 1 ज्यादा है, यहाँ 2 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, फिर यहाँ 3 ज्यादा है। तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेकर चलते हैं, हम इसको कलेक्टिवली पढ़ रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, एक चीज और, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एफ ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे तब भी वहां पर आएगा, तो इसको नोट कर लेना कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है इस पर बेस, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कि एफ की पुअर शेप की वजह से वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो हमारी 5D सीरीज है उसका एटॉमिक साइज बढ़ने की बजाय ऊपर 4D सीरीज के बराबर ही लगभग पहुंच जाता है, ठीक है। नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का ना ग्राफ भी अगर आप देखें तो बुक में ग्राफ होता है, वो ग्राफ भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो आप जब ग्राफ देखेंगे ना तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है कि 3D सीरीज को ऐसे दिखाया होता है कि भाई 3D सीरीज जो है वो ऐसे धीरे धीरे, ये एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई या रेडियस जो भी आप समझना चाहें कि भाई ऐसे है, लाइक स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ऐसे है। तो हो क्या रहा है कि ऐसे दिखाते हैं कि जो 3D सीरीज है उस 3D सीरीज का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होता है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पर कोबाल्ट निकल का कांस्टेंट दिखा देते हैं, और फिर कॉपर और जिंक का ऐसे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये 3D सीरीज का ग्राफ होता है। फिर 4D सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं कि 164 से 180, 147 से 160, 135 से 146, 129 से 139, ऐसे कर करके यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा बढ़ रहा होता है। तो हम जो इसको बनाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई थोड़ा सा हमारे पास गैप आता है, मतलब कर्व ऐसे ही आएंगे कि डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, फिर लास्ट वाले के 2 एलिमेंट्स के बढ़ रहे हैं, इस तरीके से ग्राफ आता है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि 4D और 5D जो है उनके बीच में गैप काफी कम होता है। वो आप देखना कभी उनके कर्व, वो बिल्कुल है ना, मतलब ऐसे पास पास से दिखते हैं, ठीक है। इन दोनों के 4D और 5D के पास पास दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और जो 3D और 4D है उनके बीच में आपको काफी गैप देखने को मिलता है कर्व में। तो यहाँ पे बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी। और कर्व यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जब हम स्टार्टिंग से मिड तक जाते हैं तो साइज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू लिख रहे हो और यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने एलिमेंट्स लिख लो। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम करके, और यहाँ पे आपके एटॉमिक रेडियाई 13, 14, 15 व्हाटएवर जो आप लिखना चाहते हो उस वैल्यूज को लिख लीजिए पिकोमीटर में। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3D, 4D या 5D किसी को भी देखें वो बिगिनिंग से लेके मिड तक डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर स्लाइटली सा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है। एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा, वो तो मैं बस आपको वैसे ही बता रही हूँ ताकि कभी आप बुक खोलो तो आपको पता रहे कि हाँ ये ग्राफ ऐसा क्यों दे रखा है। एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आयनिक रेडियाई की, तो आयनिक रेडियाई का भी बिल्कुल सेम ट्रेंड होता है जैसे कि एटॉमिक रेडियाई का होता है, ठीक है। तो उसको हम अलग से सेपरेटली नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अदर मेटल से, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटल बॉन्डिंग शॉर्ट में लिख देती हूँ, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, मेटल बॉन्डिंग। और जितनी ज्यादा मेटल बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट या फिर बॉईल करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम आए अपनी सीरीज पर, तो हम सभी ने देखा है कि जब हम शुरू करते हैं, शुरू से लेके मिड तक, मैग्नीज तक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे बढ़ते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर आयरन से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको थोड़ा सा डिक्रीमेंट जो है या डिक्रीज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल केस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो हमारे मरकरी महाशय रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये लिक्विड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अदर एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होगा, काफी कम। तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की, तो इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे इनमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इनमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनकी जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है या इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन है वो क्या रहेगी, काफ़ी वीक रहेगी। तो जिसकी वजह से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या मिलता है, देखने को कम। थर्ड हमारे पास होता है मैग्नीज, ठीक है, एंड टेक्नेटियम। इनका एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है, एक्सेप्शनली। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3D1 4s2। तो अगर हम बात करें इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, N-1D, ठीक है, एंड NS, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो इन दोनों के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। मैंने वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट, ध्यान रखना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं 100% सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि S के इलेक्ट्रॉन तो निकलते ही निकलते हैं, साथ के साथ D के इलेक्ट्रॉन भी निकलना शुरू कर देते हैं बॉन्ड पार्टिसिपेशन में। और जब ऐसा होता है तो ये वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कैंडियम की अगर हम बात करें, तो स्कैंडियम में क्या है, 3D1 4s2। आप सभी को पता है कि S की एनर्जी स्लाइटली कम होती है D से। तो यहां से जब अगर S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर D में से भी निकल जाता है, S से निकल गए और D का भी अगर निकल जाता है, तो ये क्या शो करता है, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3D2 4s2। तो अगर S से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो टाइटेनियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2। D में से एक निकला, S के तो 2 निकल ही गए, D में से एक और निकल जाए तो +3। D के भी दोनों निकल जाएं, S के तो निकल ही चुके हैं, तो +4, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3D3 4s2। तो S में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2। D में से एक निकल जाएगा, +3, फिर एक और निकल जाएगा, +4, सारे निकल गए, दोनों के सारे निकल गए तो +5। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके अगर बताऊंगी तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सारा लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 +3 +4 +5 +6। जो मैंने ब्लू मार्कर से टिक किया है, ब्लू अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि ये इनके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो ये +2 से लेके +7 तक शो करता है। यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी अराइज होता है कि 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वैरायटी, या फिर कौन सा आपका एलिमेंट है 3D सीरीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कितना। तो आंसर है मैग्नीज, जो कि +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो 5 यहां से, 2 यहां से, सारे इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो +7 शो करता है। और
यहां तक क्या होता है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। जब हम बात करते हैं आयरन की, Fe की, ठीक है, तो Fe में क्या होता है, यहां से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वेराइटी है वो धीरे धीरे आयरन के बाद क्या होने लग जाती है, कम। आप देख रहे हैं ना, यहां से ऊपर से नीचे जा रहे थे, बढ़ रही थी, फिर यहां से नीचे आ रहे हैं तो कम हो रही है, ठीक है। तो आयरन की अगर हम बात करें, +2 और +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट भी +2 +3 सबसे स्टेबल शो करता है। निकल +2 करता है। कॉपर +2 और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यही यहाँ का इस सीरीज का एक इकलौता एलिमेंट होता है जो वैरायटी में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। बाकी इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट 2 तो लाइक 2 वेरिएशंस तो शो करते हैं, चाहे आप स्कैंडियम को देख लीजिए, चाहे आप कॉपर को देख लीजिए। इकलौता सिर्फ जिंक है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एंड दैट इज +2, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटालिक करेक्टर। तो हम सभी को पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d1 से लेके 10 तक, और ns आपके जो है इलेक्ट्रॉन जब हम लिखते हैं तो ns में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि S में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। D में तो देखो क्या है, D इलेक्ट्रॉन ने तो क्या कर रखी है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बना रखी है। तो जो आउटर में S इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इजीली, ठीक है, रेडिली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, और ये जल्दी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहे हैं तो क्या कैरी कराएंगे, करंट, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा नेचर शो करते हैं, मेटालिक नेचर। मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो करंट कैरी कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, मेटालिक नेचर, जिसकी वजह से क्या कैरी करते हैं, कैरी या फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। इनमें मेटालिक लस्टर होता है, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी है ये शो करते हैं, ठीक है, नोट करिए। और इसी वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन S के इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसीलिए ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करते हैं। दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या फिर करेक्टर, ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।